हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बारीकी से हर एक चीज डिस्कस करूंगा कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उनको सबको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नाग मारक 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? कौन सी मिसाइल की बात हो रही है बेटा? यहाँ पे नाग मारक 2 की। नाग मारक 2 ये किस तरह की मिसाइल है? सबसे पहले बात करें तो ये कौन सी एक एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन सी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब क्या होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का? और ये नाग मारक 2 है। इसका मतलब है कि नाग फर्स्ट आ चुकी है। इससे पहले नाग फर्स्ट लॉन्च हो चुकी है। तब इसको लॉन्च किसने किया है, इसको विकसित किसने किया है, किस संगठन ने इसको बनाया है? तो किसने बनाया है? वो संगठन कौन सा है बेटा? डीआरडीओ। किसने बनाया है? डीआरडीओ, जो हमारा रक्षा अनुसंधान केंद्र है, संगठन है, जो डीआरडीओ है, इसने इस मिसाइल को बनाया है। कब? अब आपसे पूछे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? देखो हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसके अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। क्वेश्चन किसी भी तरह का आए अपने एग्जाम से गलत नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मकसद यही है, या हमें ऐसा नहीं हो कि हमें वो क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी आए अपने ही एग्जाम में अपने को वो आना जरूरी है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मार्क 2 को किसने विकसित किया था? तो किसने किया बेटा? डीआरडीओ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा और विकसित कौन कौन सी मिसाइलें हैं। डीआरडीओ ने और कौन कौन सी मिसाइल बना रखी है? एक तो होगी जैसे नाग हो गई, ठीक है। उसके बाद एक है आकाश है। कौन सी बेटा? आकाश है, ठीक है। उसके बाद एक कौन सी है? पृथ्वी है। पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है। और उसके बाद बात करें पृथ्वी के बाद कौन सी है? और पृथ्वी के बाद और कौन सी मिसाइल है? पृथ्वी के बाद बात करूं, नाग होगी, आकाश होगी, पृथ्वी होगी, त्रिशूल हो गई। कौन सी होगी? त्रिशूल होगी। और एक सबसे फेमस मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। कौन सी बेटा? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत प्लस रूस ने मिलकर विकसित की एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये कौन सी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। अब जो नाग मिसाइल उन्होंने विकसित की है, जो नाग मिसाइल बनाई है, ये कौन सी है? कौन सी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब फायर टू फॉरगेट है। फायर टू फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ। क्या है इसका लक्ष्य? क्या है? दागो और भूल जाओ। फायर टू फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ मतलब एक बार आपने इसको दाग दिया, मतलब इसको छोड़ दिया टारगेट डिसाइड करते, उसके बाद इसको रोकना बहुत मुश्किल है। दागो और भूल जाओ, उसके बाद ये अपने लक्ष्य पे ही जाके उसको टारगेट को हिट करके ही रुकने वाली है। अब ये नाग सेकंड है, नाग जो सेकंड है मार्क 2, जो मार्क 2 है, नाग सेकंड मार्क 2 है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता की मैं बात करूं तो कितनी है बेटा? 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। कितनी है? 10 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करते हुए तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मार्क 2 का
नाग मार्क 2 का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है। कहां पे किया ये परीक्षण? तो ये हमारे जैसलमेर राजस्थान के अंदर किया गया है। नाग MK2 भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित है। यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इस मिसाइल का परीक्षण कहां पे किया गया था? जैसलमेर में। कहां पे बेटा? जैसलमेर राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया था। कहां पे किया गया था? प्रशिक्षण कहां पे किया गया था? जैसलमेर राजस्थान में। यह भी आपको याद रखना है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? AFI के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AFI क्या होता है? मतलब एथलेटिक्स आयोग क्या है बेटा? एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष कौन है? एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? आपसे ये पूछा गया है, तो किसे बनाया गया? एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फिलहाल जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने बेटा? कौन बने हैं? अंजू बॉबी किसको? जॉर्ज को बनाया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। किसको बनाया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल राज्य से संबंध रखती है। किससे बेटा? केरल राज्य से। इनका खेल कौन सा है? तो लंबी कूद। कौन सा है? लंबी कूद इनका खेल है। मतलब लंबी कूद एथलेटिक्स से संबंधित है। लंबी कूद एथलेटिक से ये संबंधित है। ठीक है, वो इनका खेल है। तो एथलेटिक्स आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? अंजू बेबी जॉर्ज। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर वाला है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या क्वेश्चन था कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन क्या था? भारतीय एथलेट महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? वो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। अब क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है और ये एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष है। दोनों में फर्क है। एथलेटिक्स आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? अंजू बॉबी जॉर्ज बनी है। अंजू बॉबी जॉर्ज बनी है। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सांगू इसके क्या है? अध्यक्ष बने। तो दोनों अलग अलग है, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टार करके लिख लेना। दोनों ही में से कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का छपने वाला है। अब आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा का किससे संबंध है? तो नीरज चोपड़ा का बेटा संबंध किससे है? भाला फेंक। किससे? भाला फेंक से नीरज चोपड़ा का संबंध है। इन्होंने टोक्यो जो ओलंपिक हुआ 2020 वाला, उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता और पेरिस ओलंपिक 2024 वाले के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और ये भी एथलेटिक्स आयोग है, इनके सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुए हैं। ये भी एथलेटिक्स आयोग के सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुए हैं। तो इनका संबंध भाला फेंक से। बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से। किससे? कुश्ती से। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, कुश्ती के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल। और पीटी उषा क्या है? ये भारतीय ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष है। क्या है बेटा? भारतीय ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष है। ओलंपिक महासंघ की क्या है? ये अध्यक्ष है। ओलंपिक महासंघ की क्या ये अध्यक्ष है? पीटी उषा। आपसे पूछ जाए कि पीटी उषा क्या है, तो भारतीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, एक क्वेश्चन से देखो 4 क्वेश्चन डिजाइन हो गए और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हमारी क्लास से आना चाहिए। तो देखते हैं, हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस आयोग में 6 महिलाओं सहित 9 सदस्य शामिल है। इस आयोग में कितनी? 6 महिलाएं और सहित 9 सदस्य शामिल है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को भी नामांकित सदस्य इसमें किया गया। नीरज चोपड़ा को भी इसका सदस्य बनाया गया है, जिन्होंने 2 बार ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है, टोक्यो के अंदर गोल्ड और पेरिस के अंदर सिल्वर हासिल किया है। तो ये कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज है। अंजू बॉबी जॉर्ज है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लेबनान के नए राष्ट्रपति की बात करें तो किसकी है बेटा? लेबनान के। किसके? लेबनान के नए राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो वो कौन बने हैं? जोसेफ ओन बने हैं। कौन बने हैं? जोसेफ ओन बने हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अब लेबनान कहां पे है? आपने काफी चर्चा में 3 नाम जरूर सुने होंगे, एक इजराइल, हमास और लेबनान। इन तीनों के बीच में क्या है? जो गाजा पट्टी है, वहां की जो लेबनान है, हमास है या इजराइल है, गाजा पट्टी है, वहां पे क्या है? संघर्ष विराम चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इनके बीच में काफी संघर्ष चल रहा है इनके बीच में। तो इजराइल इन पे बमबारी कर रहे हैं, कभी ये इस पे कर रहे हैं, तो काफी चर्चा में है। तो यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ ओन बने, जो दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इलेक्टेड हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इजराइल की राजधानी क्या है? तो क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है बेटा? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? बेंजिनम नेतन्याहू। कौन है? बेंजिनम नेतन्याहू। ठीक है, ये यहाँ के क्या है? राष्ट्र प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये यहाँ के पीएम है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, और इनकी राजधानी क्या है? यरूशलेम, और इनके साथ इनका काफी विवाद चलता रहता है। अब आपसे पूछे कि लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए और उनकी करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। क्या है बेटा? बेरूत। और लेबनानी मुद्रा यहाँ पे लेबनानी मुद्रा यहाँ की क्या है? लेबनानी पाउंड, सॉरी, लेबनानी पाउंड यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड, और ये क्या है? यहाँ की राजधानी है। ठीक है, ये यहाँ की क्या है? राजधानी है। तो बेरूत यहाँ की राजधानी और लेबनानी पाउंड यहाँ पे क्या है? मुद्रा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, मतलब कोई सा भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आपके उससे रिलेटेड है आसपास की चीजें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए। लेबनान की संसद ने हाल ही में सेना कमांडर जोसेफ ओन को राष्ट्रपति चुना है। इन्हें 2 दौर में बहुमत मिला। पहले दौर में 71 वोट और दूसरे दौर में 99 वोट मिले। लेबनान पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित और इसकी सीमाएं इजराइल, सीरिया और भूमध्य सागर से घिरी है। इसकी राजधानी बेरूत है। मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड है। और जोसेफ ओन ने राष्ट्रपति बनने से देश की कई राजनीतिक दिशाएं मिल सकती है। तो आपको इसकी राजधानी और मुद्रा भी याद रखनी है, क्योंकि ये काफी चर्चा में देश है। इजराइल है, हमास है, लेबनान है, रूस है, यूक्रेन है, इनके जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं ये काफी चर्चा में, और इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 21 का संस्करण कहां पे आयोजित हुआ है? तो कौन सी बेटा? थर्ड आई, कौन सी? तीसरी आंख, मतलब थर्ड आई एशियन, तीसरी आंख एशियन, तीसरी आंख एशियन या थर्ड आई है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। कौन सा? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। कौन सा? फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहां पे हुआ है? तो कौन सा संस्करण है? कौन सा संस्करण है?
21वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये 21वां जो संस्करण है वो कहां पे हुआ है? वो हुआ बेटा मुंबई में। कहां पे? मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, काफी देशों के मतलब जो एशियाई कंट्री है वहां की 60+ देशों की जो फिल्में हैं, वहां के जो एक्ट्रेस वगैरह है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पे भाग लिया है। इसमें जावेद अख्तर को, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, किसको बेटा? जावेद अख्तर को एशियाई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है। एशियाई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, एशियाई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको मिला है? जावेद अख्तर को मिला है। अवार्ड किसको मिला है? जावेद अख्तर। किसको मिला है? जावेद किसको मिला है? इसमें मार्कर में थोड़ी प्रॉब्लम है। किसको मिला है? जावेद अख्तर को यह अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यह भी आपको रखना है कि एशियाई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है वो किसको मिला है? जावेद अख्तर को मिला है। तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 10 में से 6 जनवरी तक मुंबई में आयोजित हो रही है, जिसमें 61 फिल्मों विभिन्न देशों जैसे चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, भूटान से आई है। फिल्म अंधेरी सायन ठाणे में स्क्रीनिंग की जा रही है और महोत्सव के दौरान जावेद अख्तर को उनकी सिनेमा में अतुल्य योगदान के लिए एशियाई फिल्म कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह फेस्टिवल एशियाई सिनेमा का एक मंच प्रदान करता है। जावेद अख्तर को कौन सा अवार्ड मिला है? याद रखना, एशियाई सिनेमा कल्चर अवार्ड मिला है। जो एशियाई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, जो एशियाई सिनेमा फिल्म का जो कल्चर अवार्ड है वो किसको मिला है? जावेद अख्तर को मिला है। और कहां पे आयोजित हो रही है? मुंबई के अंदर हो रही है। 60 से मतलब 61 फिल्में यहाँ पे आई। ये कितनी? 61 फिल्में आई है। भारत के, चाइना के, मलेशिया के, बहुत सारे देशों की, और इनकी स्क्रीनिंग कहां? मुंबई के अंदर की जा रही है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 2024 वाला है वो किसको मिला है? 2024 दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो आई एम डिस्को डांसर किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को मिला। याद रखना, पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा, स्टार बना के लिख लेना, कैसा भी लिख लेना। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है 2024 वाला। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? कौन सा बेटा? प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो ये जो प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है? पनडुब्बी से। किससे? पनडुब्बी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पनडुब्बी से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट पे कौन कौन से देश काम कर रहे हैं? तो कौन कौन कर रहे हैं? भारत प्लस फ्रांस मिलके काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भारत प्लस फ्रांस। ये जो प्रोजेक्ट है वो कितने करोड़ का है? वो 4300 करोड़ का है। कितने बेटा? 4300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। कितने? 43 में। इसमें 6 पनडुब्बियां बनाई जाएगी। कितनी? 6 पनडुब्बियां बनाई जाएगी। कौन सी? पनडुब्बी बनाई जाएगी। 6 पनडुब्बी बनाई जाएगी। ठीक है, जो भारत को दी जाएगी। अब भारत में इसकी सहायता कौन करेगा? मझगांव डॉक शिप लिमिटेड इसमें काम करने वाला है भारत की तरफ से। 43,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। कितना है? 43,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 6 पनडुब्बियां बन रही है। और आपको पता है छठी पनडुब्बी कौन सी है? हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। कौन सी थी? वागशीर थी। कौन सी? तो कौन कौन सी पनडुब्बी है इसमें? देखो, वेला, वागीर, वागशीर। ठीक है, वागीर, वागशीर। और कौन कौन सी थी? इस तरह की 6 पनडुब्बियां हैं जो भारत और फ्रांस मिलकर बनाई जा रही है। लास्ट छठी कौन सी थी? वागशीर थी। तो 6 पनडुब्बियां इसके अंदर मिलके
बनाएंगे और भारत के नौसेना के अंदर ही 6 तरह की पनडुब्बियां शामिल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? पनडुब्बियों से संबंधित है। किससे? पनडुब्बियों से संबंधित है। इसमें देखो, मजगांव डॉक शिप लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी वाघशीर सौंप दी है। इसका हिंद महासागर की शिकारी सैंड फिश पर रखा गया है। यह टॉर्पीडो एंटी शिप मिसाइलें उत्पन्न स्टील्थ तकनीकों के साथ दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम है। प्रोजेक्ट 75 के तहत मजगांव डॉक और फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। कितनी? 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। अब आपसे पूछे कि मजगांव डॉक शिप लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। कब हुई थी बेटा? 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? संजीव सिंघल। कौन है बेटा? संजीव सिंघल इसके अध्यक्ष। संजीव सिंघल इसके क्या है? अध्यक्ष है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स इसकी सहायता कर रहा है बनाने में। उधर से फ्रांस की तरफ से कौन है? नेवल ग्रुप है। फ्रांस की तरफ से कौन है? नेवल ग्रुप। और प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है और इसमें 6 पनडुब्बियां बनाई जाएगी। लास्ट वाली कौन सी? छठी। ये याद रखना है आपको, छठी कौन सी है? वाघशीर है। कौन सी है बेटा? छठी पनडुब्बी की INS वाघशीर। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं 6 की। अभी हाल ही में किस देश ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो कौन सा? विश्व हिंदी दिवस कब आता है? ये देखो, पहले विश्व कुछ दिन पहले बताओ, अभी निक गया है। मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था। विश्व हिंदी दिवस कब आता है? विश्व हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है बेटा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को। कब आता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है। तो किस देश ने हिंदी दिवस पर पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर दिया? तो किसने कर दिया? श्रीलंका ने। किसने कर दिया? श्रीलंका ने लॉन्च कर दिया। अब देखो, भारतीय जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी? 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं बेटा? 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। यह भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद कौन कौन से हैं राजभाषा से संबंधित? अनुच्छेद है जो राजभाषा का, वो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके सीटी वगैरह में आया था, याद रखना। 343 से लेके 351 जो अनुच्छेद है वो राजभाषा से संबंधित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद 343 से लेके 351 राजभाषा से संबंधित है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो श्रीलंका की राजधानी क्या है? देखो, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। क्या है बेटा? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। नल्ला पाकिस्तान, हमारा छोटा बच्चा जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की काबुल, बांग्लादेश की ढाका और श्रीलंका की कोलंबो। राजधानी वाले भी क्वेश्चन आए तो भी आपको पता होना चाहिए। इनकी मुद्रा पूछी जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज डिस्कस करने वाले एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए अपनी ही क्लास से आना चाहिए। तो श्रीलंका ने 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र SVCC के सहयोग से शुरू किया। किसने? श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, इन्होंने मिलकर यह काम किया है। कोर्स का शुभारंभ भारत के उच्चायुक्त संतोष झा, भारत के उच्चायुक्त कौन है? संतोष झा, और श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मधा सेनीविरत्ने ने किया है। हिंदी भाषा के लिए वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए यह काम किया जा रहा है। मतलब हिंदी को एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में भी इसकी मान्यता मिले और इसके वर्ल्ड लेवल पे इसको जान पहचान मिले, इसलिए सारा काम
किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रयागराज महाकुंभ के कचरे के ढेर को किस पद्धति द्वारा उसे वन क्षेत्र में बदला जाएगा? तो आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो जाता है और कल से ये स्टार्ट हो चुका है, 45 दिन चलने वाला है। महाकुंभ 144 साल बाद आता है, कुंभ हमेशा 4 साल बाद आता है, और वैसे कुंभ का टर्न 12 साल में कुंभ का टर्न रिपीट होता रहता है एक दूसरी जगह पे। तो भारत में कुंभ कहां कहां होता है? उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, और महाकुंभ ओनली प्रयागराज में ही आता है, और 12 कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। ठीक है बेटा, 144 साल बाद। तो किस पद्धति द्वारा जो कचरे का ढेर है उसको वन क्षेत्र में बदला जाएगा, वो कौन सी पद्धति है? कौन सी है? मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति कौन सी है बेटा? मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति है। ठीक है, मियावाकी पद्धति है, इसके द्वारा इसको कचरे के ढेर को वन में बदला जाएगा। तो मियावाकी क्या है? जापान के साइंटिस्ट थे। कहां के थे ये बेटा? जापान के साइंटिस्ट थे, जापान के। तो स्टार्ट कब हुई थी? 1970 में ये स्टार्ट हुई थी। 1970 के अंदर स्टार्ट हुई, जापान के ये साइंटिस्ट मियावाकी, इनके नाम पे ही ये पद्धति रखी गई। अब मियावाकी पद्धति है, जो मियावाकी पद्धति है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कम समय में किसी जो क्षेत्र है, कोई एरिया है, उसको वन बनाना या उसका जंगल बनाना, कम समय में, मतलब थोड़े टाइम में वहां के पे पौधे, जंगल, पेड़ पौधे विकसित करना ही क्या है? मियावाकी पद्धति है। मतलब कम समय में किसी एरिया में जंगल बनाना, वन बनाना, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? मियावाकी पद्धति बोलते हैं। मियावाकी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखें तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को मियावाकी पद्धति से घने जंगल में बदला गया है। कितने? 56,000 वर्ग जो मीटर का जो एरिया है उसको मियावाकी क्षेत्र में बदला गया है। यह पद्धति जिसे वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने 1970 के दशक में विकसित की थी। कब की थी? 1970 में की थी। अकीरा मियावाकी इनका नाम है, ये जापान के रहने वाले। वृक्षों और झाड़ियों को एक दूसरे के नजदीक लगाकर उनका तेजी से वृद्धि सुनिश्चित करना, यह प्रक्रिया देशी वृक्ष प्रजातियों का उपयोग करते हैं। मतलब वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ी होती है, जो जड़ी बूटियां होते हैं, उनको पास पास लगा के उनका जल्दी से, तेजी से विकसित करना ही मियावाकी पद्धति है, और उनको एक जंगल के रूप में आकार देने का काम किया जाता है। उस एरिया को क्या जंगल में कन्वर्ट करने का आकार काम किया जाता है। किस पद्धति में बेटा? मियावाकी पद्धति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? भारतीय राइफल शूटर ओलंपियन और कोच सुमा शिरूर ने भारतीय खेल सम्मान 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो जो भारतीय राइफल शूटर जो ओलंपियन है भारतीय राइफल की शूटर ओलंपियन, इनका नाम क्या है? कोच क्या है बेटा? कोच सुमा शिरूर। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको जो अवार्ड मिला है कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कोच ऑफ द ईयर, ये महिला वर्ग का अवार्ड इनको मिला है। कौन सी वर्ग का बेटा? महिला वर्ग का अवार्ड मिला है। कोच ऑफ द ईयर इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब एक कोच के लिए हमारे देश में एक दूसरा अवार्ड भी दिया जाता है। कोचों को कौन सा अवार्ड देता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। अभी हाल ही में कितने लोगों को अवार्ड मिला है? 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। कितने लोगों को बेटा? 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड। इसमें कितनी राशि मिलती है? तो इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। कितने बेटा? 15 लाख रुपए इसके अंदर मिलते हैं। 2024 में कितने? 5 लोगों को मिला था। 5 लोगों को मिला था। कितने लोगों को? 2024-25 वाला अभी जो रिसेंट अवार्ड मिले हैं, कितने? 5 लोगों को मिला है। 15 लाख इसमें इनामी राशि है। कोच को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 से इनकी शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 1985 से इनकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है।
अब इनको क्यों मिला है, जो सुमा शिरूर है इनको अवार्ड क्यों मिला है, ये कोच के रूप में काम करे। अवनी लखेरा का तो आपने सबने नाम सुना होगा, जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर राइफल के अंदर, उनकी कोच वगैरह ये रही है। पूर्व भारतीय राइफल शूटर, ओलंपियन और कोच सुमा शिरूर ने भारतीय खेल सम्मान 2024 का कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। कौन सा कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? वह अवनी लखेरा जैसी एयर राइफल प्रतिभाओं के पीछे मार्गदर्शन शक्ति है, जिन्होंने हाल ही में पेरिस महिला में 10 मीटर एयर स्पर्धा में दूसरा पेरिस पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लखेरा ने टोक्यो के अंदर भी गोल्ड जीता था और पेरिस के अंदर भी गोल्ड जीता है। अवनी लखेरा का संबंध कहां से है? तो अवनी लखेरा की मैं बात करूं तो अवनी लखेरा का संबंध कहां से बेटा? जयपुर के राजस्थान से। लिख लो बेटा इनके बारे में, अवनी क्या है? अवनी 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 लखेरा, ये कहां की है? जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान की है, जयपुर राजस्थान की है। ठीक है, इन्होंने देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल में क्या लिया था इन्होंने? गोल्ड लिया था पिछली बार। ठीक है, इस बार इन्होंने क्या जीता है? इस बार की बात करें तो इस बार इन्होंने क्या कौन सा अवार्ड जीता है? पेरिस के अंदर, पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुआ है उस 10 मीटर में फिर से इन्होंने एयर राइफल में क्या है? गोल्ड हासिल किया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अवनी लखेरा भी एक गोल्ड मेडलिस्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, जो राजस्थान से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारतीय सेना ने संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास कहां आयोजित किया था? भारतीय संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? तो ये संयुक्त विमोचन अभ्यास की मैं बात करूं तो किसकी बात करूं बेटा? संयुक्त विमोचन की। किसकी? संयुक्त विमोचन की। इस विमोचन 2024, इसका मेन उद्देश्य क्या है और क्यों किया गया और कहां पे किया गया? तो संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर पे। कहां पे? गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर पे आयोजित किया गया। इसका करने का मेन उद्देश्य यह है कि मानव सहायताएं प्रदान करना आपातकाल स्थिति में के अंदर, जैसे एनडीआरएफ की टीम करती है ना, कौन है? एनडीआरएफ की टीम करती है, वही काम ये करने के लिए, आपातकालीन स्थिति में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए काम है, के लिए ये अभ्यास, संयुक्त विमोचन अभ्यास किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सेना द्वारा किया था। एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है? लिखो रे, एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। कौन है? पीयूष आनंद। कौन है? पीयूष आनंद। हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। आप कमेंट करके बताओगे, आज आपके लिए क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? ये आप बताओ कमेंट करके कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद पोरबंदर में संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 की है। यह दक्षिणी कमान के कोकार्न कोर द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा रहित अभ्यास है। यह मतलब आपदा के अंदर मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यह अभ्यास किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है हमारे? रक्षा मंत्री कौन है बेटा? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है बेटा? रक्षा मंत्री। सीडीएस कौन है बेटा? देश के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान के तैयाब इकराम को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? किसको बेटा? तैयाब किसको चुना गया है? 1 सेकेंड, क्या हो रहा है? तैयाब किसको? तैयाब इकराम
को, ठीक है। ये कहां से है? पाकिस्तान से। कहां से बेटा? पाकिस्तान से है, ठीक है। ये कहां के है? पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के है ये, ठीक है, पाकिस्तान के हैं। और इनको कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो इनको चुना गया है 8 वर्ष के लिए। कितने? 8 वर्ष के लिए चुना गया। कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए। किसके अध्यक्ष चुने गए हैं? ये अंतरराष्ट्रीय बेटा, किसके? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हॉकी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी, किसके? अंतरराष्ट्रीय हॉकी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। किसके? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के ये अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए चुने गए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? लुसाने में। कहाँ पे है बेटा? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। इनका अगर मुख्यालय की बात करूं, कहां पे है मुख्यालय? जो इनका कहां पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर इनका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1924 में स्थापना हुई अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। मुख्यालय कहां? लुसाने के अंदर है। तैयाब इकराम पाकिस्तान के क्या है? ये रहने वाले हैं, जिसको अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? भारतीय हॉकी महासंघ की बात करूं, लिख लेना, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। लिखो, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक है। कौन है? मोहम्मद मुश्ताक इसके अध्यक्ष है। मोहम्मद मुश्ताक इसके क्या है? अध्यक्ष है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 2009 में। ये आप लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो थोड़ा देखते हैं। पाकिस्तान के तैयाब इकराम को 8 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले इकराम को राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूर्व स्वीकृत 4 वर्ष बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिए। कितना? 4 वर्ष से बढ़ा के कितने साल कर दिए? इनका 8 वर्ष कर दिया। और सर्वसम्मति से ये निर्वाचित हुए हैं। तो ये हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 एमसीक्यू थे। अब हम डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत कब तक होगा? तो 13 से 19 जनवरी तक खो खो विश्व कप का भारत आयोजन करने जा रहा है। ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। क्या ईपीएफओ का पूरा नाम है? डल झील भारत के किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी झील है? डल झील है। पुलकित झील कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी झील है बेटा? पुलकित झील है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता विश्व के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं? तो 57 देशों में कर सकते हैं। और हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार हमारा इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 58वां नंबर है। अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा गुण उत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या है? गुण उत्सव शुरू किया था। सेल को दूसरी बार किसका दर्जा मिला है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क को सेल को क्या है? दूसरी बार दर्जा मिला है। किसका? ग्रेट प्लेस टू वर्क का। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने किसको हरा के जीता है? तो चंडीगढ़ को हरा के केरल ने सीनियर चैंपियनशिप पुरुष हैंडबॉल का खिताब जीत लिया है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख शुद्ध एजेज का विमोचन किया है। किस? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का। भोपाल गैस त्रासदी 40 वर्षों के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ने कितना खतरनाक कचरा हटाया है? तो 1377 टन कचरे को हटाया है। किसने? जो 1984 में जो त्रासदी हुई थी भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर, उसके अंदर से कितना? 1377 टन कचरा हटाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी मात्रा में ये कचरा वहां पे मलबा इकट्ठा हुआ पड़ा था। तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू और 10 वन लाइनर थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो और लाइक और कमेंट करना न भूलो। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।